हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कूलम्ब फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल फोर्सेज के बारे में। और ये जो इलेक्ट्रिकल जो फोर्सेज होती हैं, ये जब दो चार्जेस के बीच में लगती है तो उनके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। एक चार्ज कहीं दूसरी जगह पर रखा हुआ और दूसरा चार्ज कहीं दूसरी जगह पर रखा हुआ है और उनके बीच में कोई भी टचिंग कॉन्टेक्ट नहीं है। उनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, पर फिर भी वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को समझने के लिए कि वहाँ पे ऐसा क्या है, तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट काम में लेते हैं जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड कंसेप्ट। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगी। अब जहाँ पे जितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वहाँ पे उस चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगी। और जहाँ पर उस फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कम होगी, वहाँ पे उस चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगेगी। तो जो चार्ज हम वहाँ पे लेके आते हैं हम उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और जिस चार्ज की वजह से वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है, जिसकी वजह से फोर्स लग रही है, उसे हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। सपोज करो हमारे पास कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है और वो कहीं पे रखा हुआ है और वो अपने चारों तरफ स्पेस के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट बनाता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे। और उस के जो चारों तरफ जो स्पेस है जिसमें उसने अपना इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट बना रखा है, हम उसमें एक टेस्ट चार्ज Q0 लेकर के आते हैं और हम ये देखते हैं कि उस सोर्स चार्ज Q की वजह से उस टेस्ट चार्ज Q0 के ऊपर एक फोर्स लग रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर चार्ज Q0 है वहां पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल जो फील्ड एग्जिस्ट करता है वहां पे वो चार्ज Q की वजह से है, जो कि सोर्स चार्ज है। तो अगर हम टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से दूर पुट करेंगे तो वहां पे उस पर कम फोर्स लगेगी क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। और अगर हम पास में रखेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी। इसका मतलब अगर सोर्स चार्ज के हम पास में टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो वहां पे उसको ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा मजबूत होगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जब ज्यादा दूर रखेंगे तो वहां पे उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अब कई बार क्या होता है कि जब हम टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं तो जो सोर्स चार्ज जो हमारा था वो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उस पर जो चार्जेस हैं उनको वो डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो ये बोलता है ना कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती है, तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी तो सोर्स चार्ज पे भी तो फोर्स लगेगी ना। तो जब सोर्स चार्ज पे फोर्स लगेगी तो वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हम टेस्ट चार्ज जो लेकर के आते हैं वो टेस्ट चार्ज हम बहुत ही स्मॉल लेकर के आते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सोर्स चार्ज, ताकि उसकी पोजीशन को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो तो बहुत नेग्लिजिबल हो, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। मैथमेटिकली हम समझते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से कि उसके चारों तरफ जो स्पेस है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट बनता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। वहां पर हम 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो टेस्ट चार्ज हमारे पास है वो है 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज। और उसको हम रखेंगे, हमने उसको सपोज करो एक जगह पे रखा तो वहां पे उस पर कुछ कम फोर्स लगी। हम उसको थोड़ा पास रखेंगे तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, उसको और पास लेके जाएंगे तो और ज्यादा फोर्स लगेगी। तो यानी कि अगर हम उसको अलग अलग जगह पे रखेंगे तो उस पर अलग अलग फोर्सेस लगेगी। यानी कि उस चार्ज को हम जहाँ पे रख रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हम उसको रख रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, वहां पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। तो हम समझेंगे वहां पे कि हमने चार्ज कितना रखा, पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम्ब चार्ज लेकर के आए, ताकि हम उस स्पेस को डिफाइन कर सके, उस जगह के बारे में बता सके कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसके लिए हम वहाँ पे कितना लेते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज। अब आप जैसे कि मार्केट जाते हो, आप कोई सामान भी खरीदते हो, जैसे आपने चीनी खरीदी 1 किलो, तो आप क्या बोलोगे उस शुगर के लिए कि ये हमने 40 रुपीज़ पर केजी में खरीदी, ये क्या होगी, उसकी रेट हो गई। अगर आप उसका डबल ट्रिपल जितना हम लोग 3 kg 4 kg 5 kg तो उतने मल्टीपल आप उसको पे करोगे। तो इसी तरीके से जब हमने वहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज रखा तो वहाँ पे हमें इतनी फोर्स लगी, F फोर्स लगी। अगर हम वहाँ पे 2 कूलम्ब चार्ज रखेंगे तो वहाँ पे 2F फोर्स लगेगी। 3 कूलम्ब चार्ज लेके जाएंगे तो 3F फोर्स लगेगी। जितना कूलम्ब टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को, उस जगह पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकली हम वहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है उसको 1 कूलम्ब लेते हैं। सो वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे कुल मिलाकर बात ये हो गई, जो टेस्ट चार्ज वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। अब R क्या है, उस पॉइंट की वैल्यू है कि वो पॉइंट उस Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि जो सोर्स चार्ज है वहां से जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है उसकी डिस्टेंस कितनी है। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी
उतना ही कम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की। और आर की वैल्यू जितनी कम होगी, यानी कि वो पॉइंट जितना सोर्स चार्ज के पास में आता जाएगा, उतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। सिंपली अगर हम इसको फोर्स के रूप में देखें तो अगर हम वहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू की इक्वल हो जाता है वो वहाँ पर। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स per unit test charge acting on a vanishingly small positive test charge placed at that point। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन की तरफ ही होती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, जो कि इक्विवेलेंट है वोल्ट पर मीटर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mL_T-3A-1। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू चार्ज, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। और यहाँ अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू सेम है और हम वहाँ पे चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज जो हम लेकर आ रहे हैं वहाँ पे हम उसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी उस पर ज़्यादा अप्लाई होगी। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्चुअली है क्या, एक स्पेस है, कोई भी स्पेस कहीं भी हो सकता है, कोई भी एक पॉइंट है, हाँ यहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट है, हम यहाँ पे कोई चार्ज लेके आ गए, उस पर कोई फोर्स लग रही है, तो अगर उस चार्ज पे कोई फोर्स लग रही है इसका मतलब इस जगह पे क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लग रही है। तो हम उसके लिए ये नहीं ढूंढेंगे कि सोर्स चार्ज कहाँ पे है, होगा कहीं पे सोर्स चार्ज। अभी हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आके ला करके हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, उस पर फोर्स लगती है। अब कितनी फोर्स लग रही है, और सपोज अगर हम 1 कूलम चार्ज लेकर के आए और उस पर 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 3। यहाँ पे सपोज करो 2 न्यूटन फोर्स लग रही है और जो चार्ज टेस्ट चार्ज वो 1 कूलम है, तो 1 कूलम पे यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगती है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे 2 हो गई। यहाँ पे 5 लग रही है तो यहाँ पे 5 हो गई। तो इस तरीके से वो एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जितना चार्ज लेके आएंगे उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई जितने कूलम आप चार्ज लेके आ रहे हो वो। तो जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्सेज लगेंगी। और इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का एक कंसेप्ट दिया था। वो कंसेप्ट क्या था कि अगर जैसे हम सपोज करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस उसके आउटसाइड में, बाहर की तरफ उसमें से निकल रही हैं, और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं, और इन लाइंस को उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कहा था। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो, ये कर्व शेप में भी हो सकती हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस होती हैं कि इनमें कोई ब्रेक नहीं होता है, कहीं से टूटी हुई नहीं होती हैं। और जहाँ कहीं पर भी आप इन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वहाँ पे ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आपने उसकी टेंजेंट ड्रॉ की है वहाँ पे डायरेक्शन शो करती है इलेक्ट्रिकल फील्ड की। दूसरी जगह पे ड्रॉ करोगे टेंजेंट, तो वहाँ पे उस पॉइंट के लिए कि उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर है वहाँ पे उसको शो करेंगी। जहाँ जहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट के ऊपर वो जो टेंजेंट लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को उस पॉइंट के ऊपर शो करती हैं कि वहाँ पे उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो माइकल फैराडे ने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट लिया था, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है। अगर स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर मूव करता है, किसी भी कर्व के जैसे, किसी भी आर्बिट्रेरी लाइन के अंदर जैसे भी वो मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो उसका जो फ्रीली जो मूवमेंट करने की वजह से जो उसका जो रास्ता होता है जिधर से वो फ्रीली मूव करके जा रहा है, वो जो कर्व बना है, वो जो कर्व जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक ऐसा कर्व जिसके अंदर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रीली मूव कर सके एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, तो वो जो कर्व बना हमारे पास, वो जो रास्ता बना जिसके अंदर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रीली मूव कर गया, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। और टेंजेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि उस कर्व के ऊपर आप जहां कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो उसकी डायरेक्शन शो करेगा कि वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अभी कर्व ऐसे कैसे बना, मानो कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी वजह से इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज बाहर की तरफ जा रही है। अब दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी वजह से इसकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अब इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स किसी नेगेटिव चार्ज पे अप्लाई होगी तो इस तरीके से उसके पास आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे रखा है तो वैसे ही वो दूर भागेगा उससे। तो यानी कि जो कर्व जो है उस पर आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो डायरेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड की। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं ये कंटिन्यूअस कर्व होती हैं विदाउट एनी ब्रेक। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, और ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नहीं बनाती। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होगी, कहीं ना कहीं जाके एंड होंगी। अच्छा नहीं, घूम करके वापस वहीं पे आएंगे ना,
वहाँ से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएंगी। अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे एंड हो जाएंगे वो। तो क्लोज लूप नहीं बनाती है। और इन पे आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो उस पॉइंट के ऊपर उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक दूसरे कभी क्रॉस नहीं करती। क्रॉस क्यों नहीं करती? कि अगर जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करेंगी वहाँ पे, जैसे कि सपोज करो दो लाइन है ए और बी ने एक दूसरे क्रॉस किया पॉइंट ओ पे, तो ओ के ऊपर ए की वजह से डायरेक्शन उसकी कुछ दूसरी है और बी की वजह से डायरेक्शन कुछ अलग है। तो ए के पॉइंट पे ओ पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं? जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स एक दूसरे को भी क्रॉस नहीं करती हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो होती हैं, ये कंडक्टर की जो सरफेस होती है उस पर हमेशा नॉर्मल होती हैं। उस पर से हमेशा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर उसमें एकदम नॉर्मली उसमें से ये निकलती हैं बाहर की तरफ। हाँ, बाहर निकलने के बाद में कहीं पर भी घूम सकती हैं, जब बिल्कुल वहीं की वहीं घूम जाए, कहीं पर भी घूम जाए, लेकिन उसकी जो सरफेस है जब जिस समय निकलेंगी तो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर उसमें से निकलेंगी। एक और चक्कर है, अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कंडक्टर की सरफेस पे नॉर्मल नहीं होंगी और इनकी डायरेक्शन कुछ अलग होगी तो ये एक पैरेलल वेक्टर भी बनाएंगी। कंपोनेंट समझते हो ना, वेक्टर के एक नॉर्मल लेते हैं और एक हम पैरेलल लेते हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। तो जो कंडक्टर के पैरेलल जो ये वेक्टर बनाएंगी वो उस कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है, चार्ज को मूव कराएंगी तो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर मूव होंगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी कंडक्टर रखा हो उसमें करंट आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा उसकी सरफेस पे से नॉर्मल निकलती हैं। और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ जो फोर्सेज जो होती हैं ये कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे को लेंथ वाइज, विच शोज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। और एक और टेंडेंसी होती है टू एक्सपेंड लेटरली, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल भी करती हैं, विच शोज रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्जेस, यानी कि जो सेम चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव उनके बीच में इसकी वजह से रिपल्सन शो होता है। और जितनी ज़्यादा पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी, जितनी कम जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो स्ट्रेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हम डिनोट करेंगे तो हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कम से कम जगह में बनाएंगे। और अगर जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को बहुत दूर दूर बनाएंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पास नहीं होंगी और दूर दूर होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कमजोर होगा। और अगर ये लाइन पास होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स पैरेलल हों और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन हर जगह पे इक्वल हो, समान हो हर जगह पे इनका जो सेपरेशन है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। इट मीन्स वो कैसा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो।